नमस्कार दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है संघवाद। संघवाद क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। और इसी अध्याय के हम अंत में देखेंगे कि भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की क्या व्यवस्था है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं संघवाद किसे कहते हैं या संघवाद है क्या। तो संघवाद क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच बांटी जाती हैं। संघवाद की विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पहला नंबर है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। दोस्तों, यहाँ पर बात केंद्र सरकार की भी हो रही है और राज्य सरकार की भी। केंद्र सरकार अपना रूल बनाती है, अपना कानून बनाती है और राज्य सरकारें अपना बनाती हैं। 3 है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के मौलिक प्रावधानों का कोई ठेस पहुंचा रहा है तो इसमें बदलाव केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती और न ही राज्य सरकार, दोनों की सहमति होनी चाहिए। नंबर 4 है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में न्यायालय को हमारे संविधान और कार्यपालिका दोनों से अलग किया गया है। प्रशासनिक सेवा और व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों से अलग स्थान दिया गया है, यानी तीसरा जो स्थान है वो न्यायपालिका है जो निष्पक्ष होती है। नंबर 5 है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। तो सरकारों को वित्तीय सहायता के लिए, वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत भी दिए गए हैं। आगे है संघों के प्रकार। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने तथा एक साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। तो संघ को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक ऐसे संघ को लिया गया है जिसका एग्जाम्पल अमेरिका को दिया गया है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया को, तथा दूसरे संघ में भारत, बेल्जियम और स्पेन का उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। तो पहले में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक बड़े राष्ट्रों को एक साथ मिल करके एक बड़ी इकाई को गठित करना, एक साथ आकर संघ बनाना ही इसका उदाहरण है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। दूसरे संघ में है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना होता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जिसमें भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत एक संघ के रूप में काम करता है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहला है संघ सरकार, या इसे हम कह सकते हैं कि जिसे केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, केंद्रीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं, और दूसरा है राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, और ये तीनों जो हिस्से हैं 3 अनुसूचियाँ कहते हैं। ये तीनों अनुसूचियाँ इस प्रकार हैं।
पहली अनुसूची में आता है संघ अनुसूची। संघ अनुसूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इस सूची में कानून जो बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में ही प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ की जरूरत पड़ती हैं। इसी कारण इसे विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों को कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही दिया जाता है। तो केंद्र सरकार संघ सूची में आती है। जो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही बनाती है अधिकारों को, कानून को बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है। दूसरा नंबर है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं और इनमें जो है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ये राज्य सूची हो गया। नंबर 3 है समवर्ती सूची। इसमें दोनों का महत्व होता है। तो इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की भी साझी दिलचस्पी एक साथ आती है। इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा ही कानून मान्य होता है। तो हमारे संविधान में के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में चले जाते हैं। अब आगे है भारतीय संघ की विशेषताएं। तो नंबर 1 पर है भारत के सभी राज्यों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। भारत के सभी राज्यों के पास समान शक्तियाँ नहीं होती हैं। संसद अपने स्वयं की शक्ति साझाकरण में परिवर्तन नहीं कर सकती। इन परिवर्तनों के लिए कम से कम 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक है। अगर किसी भी कानून को बनाना है तो इसमें 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करती है। तो न्यायपालिका इससे निष्पक्ष है। आगे आता है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो पहले पर है भाषाई राज्य। 1947 में नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गईं। भाषाओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों की गणना की गई या राज्य बनाए गए। तो भाषाई नीति क्या है? भाषा नीति हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हम भारत में हिंदी को मातृभाषा बोलते हैं, न कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। हिंदी को अनुसूचित भाषा के रूप में पहचाना गया है। तो हिंदी जो है अनुसूचित भाषा है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य भाषाएं भी हैं। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं होती हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी राजकीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ प्रयोग में लाते हैं। केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होगा? संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के साझाकरण ने भारत में संघवाद को भी मजबूत किया है। 1990 के बाद की अवधि में देश के अनेक
अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी थी। इसे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इसी प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमानी ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। भारत में विकेंद्रीकरण नेक्स्ट टॉपिक है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। 1992 से पहले स्थानीय सरकारें सीधे राज्य सरकारों के अधीन थे और इन सरकारों में नियमित चुनाव नहीं होते थे। स्थानीय सरकारों के पास अपने स्वयं के संसाधन या शक्तियाँ नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय सरकारों से तात्पर्य यह है कि जो तीसरा दिया गया था, तीसरा टॉपिक, तो इसमें इन्हीं के लिए था जो जैसे किसी नगर का, किसी गांव का चुनाव करवाना, ये तीसरी है। तो यहाँ पर नियमित चुनाव भी नहीं होते थे और सरकार के पास स्वयं के संसाधन या शक्तियाँ नहीं थी। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। जैसे प्रधान का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, आपके मेयर का चुनाव हुआ, इस चुनाव करवाना अति अनिवार्य हो गया है। तो ये लागू हुआ था 1992 में। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर कोई महिला भी अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसके लिए 1/3 पद खाली रहते हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन करती है। तो पूरे भारत में चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग को होता है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव की स्थानीय सरकार पंचायती राज नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। इसमें आता है ग्राम पंचायत। यह पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाला परिषद है। पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। जिला परिषद, किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। शहर की स्थानीय सरकार, शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। दोस्तों, यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में नंबर 2 था संघवाद।